नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से मुखातिब हूँ आपसे एक नए वीडियो को लेकर। और जो मैं एक नया सीरीज एंग्लो मराठा वार का चला रहा हूँ। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और आज सेकंड एंग्लो मराठा वार पर हम बात करेंगे। दरअसल जब वेलेस्ली भारत आया तो उस समय अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक वर्चस्व का जो मुद्दा था, या हम यूं कहें कि वेलेस्ली को या ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांसीसियों का एक डर सता रहा था और फ्रांसीसियों को अलग थलग करने के लिए ही वेलेस्ली की यह सोच थी कि कुछ ऐसी नीति अपनाया जाए ताकि भारत में जो भी रियासतें हैं वो फ्रांसीसियों के पक्ष में नहीं रहे बल्कि अंग्रेजों के पक्ष में आ जाए। और इसी सोच के तहत उसने सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस का सहारा लिया। अब सब्सिडियरी अलायंस क्या है, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। बस इसका इतना अर्थ हम यहाँ समझ लें कि यह भारतीय रियासतों से एक समझौता करने का तरीका था जिसमें भारतीय रियासत अंग्रेजों पर आश्रित हो जाते। पूना में जो मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी थे, प्रधानमंत्री थे पेशवा के नाना फडणवीस, वो बहुत ही होशियार थे और वो अंग्रेजों की नीति को समझते थे। इसलिए वो अंग्रेजों से दूर रहे और इस सहायक संधि के चक्कर में नहीं पड़े। अंग्रेज भी इस बात से परेशान थे। लेकिन मार्च 1800 में जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है तब माहौल बदल जाता है। पूना में जो अंग्रेजों का रेजिडेंट था कर्नल पामर, उसका ये मानना था कि नाना फडणवीस के मृत्यु के पश्चात मराठों में जो सूझबूझ की शक्ति है वो अब समाप्त हो गई। हालांकि ये उसकी अपनी सोच थी, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि जो मराठे थे वो आपस में उलझने लगे और जो पेशवा था उसने भी कुछ इसी तरह की हरकतें की। इस तरह की षड्यंत्र करने लगा कि सिंधिया होलकर से, गायकवाड़ से, सबसे आपस में एक तकरार की स्थिति हो गई। होलकर और सिंधिया दोनों ही पूना पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, जिसमें सिंधिया सफल रहा और होलकर को यह सफलता नहीं मिली। पेशवा जो है वो संभवतः सिंधिया के पक्ष में ज्यादा था। इसी बीच एक और घटना हुई, एक और षड्यंत्र हुआ। 1801 में जसवंत होलकर का भाई था बिट्ठू जी, पेशवा उसकी निर्मम हत्या कर देता है और इस बात से आक्रोशित होकर होलकर पूना पर हमला कर देते हैं और पेशवा तथा सिंधिया दोनों को पराजित कर देते हैं और उनका पूना पर कब्जा हो जाता है। और बाद में अमृत राव के बेटा विनायक राव को होलकर वहां का शासक बना देते हैं। पेशवा के पास कोई चारा नहीं रहता है तो वो वहां से भाग जाता है और भाग के बशीन में वो शरण लेता है और फिर वहीं से शुरू होती है एक अलग खेल जो अंग्रेजों के पक्ष में जाती है। पेशवा बशीन की संधि, जो कि एक सहायक संधि थी, वह अंग्रेजों से कर लेता है और जो सहायक संधि का जाल था जिससे नाना फडणवीस मराठों को बचा कर रखे थे, उस जाल में
पेशवा फंसकर रह जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो ये सहायक संधि करता है, उसकी कुछ शर्तें थी, जिनमें प्रमुख है कि सर्वप्रथम तो पेशवा अंग्रेजों का संरक्षण मानने को तैयार हो जाता है और पूना में अंग्रेजों की सेना और भारतीयों की जो मिलीजुली सेना थी उसको रखने को तैयार हो जाता है। दूसरा, पेशवा गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा नदी के बीच का क्षेत्र और तुंगभद्रा नदी का जो समीप का जो क्षेत्र था, जिसकी आय 26 लाख रुपए थी, वो अंग्रेजों को दे देता है। सूरत नगर भी अंग्रेजों को दे देता है। जो निजाम से चौथ वसूलने का अधिकार था मराठों का, उसको छोड़ देता है पेशवा और गायकवाड़ के साथ या गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध नहीं करने का वादा पेशवा करता है। पेशवा निजाम और गायकवाड़ के साथ युद्ध होने की स्थिति में अंग्रेजों की मध्यस्थता को भी स्वीकार कर लेता है। पेशवा यह भी स्वीकार करता है कि जो भी अंग्रेज विरोधी यूरोपियन हैं, उनके साथ कोई समझौता नहीं करेगा और जो यूरोपीय लोग उसके सेवा में या सेना में थे, उनको सेवा से हटा दिया जाता है और पूरी तरह से पेशवा अपने विदेशी मामलों को कंपनी को सुपुर्द कर देता है। तो एक तरह से पेशवा पूरी तरह से अंग्रेजों पर आश्रित हो जाता है इस सहायक संधि के द्वारा। इस संधि के बारे में अगर बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रधान थे लॉर्ड कैसलरे, वो इसके राजनीतिक महत्व पर शंका व्यक्त करते हैं, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली का मानना है कि इससे हमारा जो फुटहोल्ड है वो मजबूत हुआ और भारत में साम्राज्य विस्तार करने में इससे हमको सहायता मिली, साथ ही निःशुल्क सेना रखने की सुविधा हमको प्राप्त हुई। अपने अपने मत हैं दोनों के, लेकिन अगर सही रूप से देखें तो इससे अंग्रेजों को तो फायदा हुआ ही। मराठों को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी और जो भारत का जो प्रमुख क्षेत्र था, जैसे लखनऊ हुआ, हैदराबाद हुआ, पूना हुआ, इन सभी जगहों पर अंग्रेजों के लिए एक सहायक सेना मौजूद हो गई, जहां से वो उसे किसी भी क्षेत्र में स्पीडली मोबिलाइज कर सकते थे। मराठों के तरफ से अंग्रेज पूरी तरह से निश्चिंत हो गए। दूसरी तरफ पेशवा को भी जो विभिन्न पड़ोसियों से युद्ध होते रहता था, उसके भय से और युद्ध के भार से मुक्ति मिल गई, क्योंकि अब अंग्रेजों के वो संरक्षण में था। तो इस प्रकार दोनों पक्ष के अपने अपने नुकसान और फायदे थे, लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा कि जो एक मराठा शक्ति उभर सकती थी, वो आपसी षड्यंत्रों के कारण कमजोर पड़ गई। सिडनी ओवन एक स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि इन संधियों के बाद अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इन सारी अपमानजनक बातों की वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों में एक आक्रोश था और इसका नतीजा यह हुआ कि भोंसले ने
अंग्रेजों को ललकारा। हालांकि गायकवाड़ और होलकर इससे अलग रहे, लेकिन इस ललकार का जवाब अंग्रेजों ने दिया और ये लॉर्ड वेलेस्ली और लेक की सेना कई जगहों पे भोसले को पराजित कर दी और एक संधि हुआ भोसले के साथ, जिसको देवगांव की संधि कहते हैं। और इस संधि के द्वारा कटक और वर्धा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो भोसले अंग्रेजों को सरेंडर कर दिया। बाद में सिंधिया के साथ भी एक संधि हुई जिसको सुरजी अर्जुन गांव की संधि कहते हैं। और जो सिंधिया के साथ ये संधि हुई, इस संधि के बाद गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया गया। साथ ही जयपुर और जोधपुर इत्यादि जो राजपुताना के क्षेत्र थे जिस पर मराठों का वर्चस्व था, या यूं कहें कि उनका प्रभुत्व था, अधिकार था, उस वर्चस्व को मराठों ने छोड़ दिया। तो धीरे धीरे अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ते जा रहा था और मराठों का वर्चस्व कम होते जा रहा था। अप्रैल 1804 में होलकर और अंग्रेजों के बीच फिर से युद्ध होता है, झड़प होता है। शुरू में तो होलकर को कुछ सफलताएं मिलती है, लेकिन बाद में होलकर भी पराजित होते हैं। हालांकि उस समय तक लॉर्ड वेलेस्ली यहां से जा चुका था और जॉर्ज बार्लो जो है वो होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि करते हैं। और इस राजपुर घाट की संधि के द्वारा होलकर अपने बहुत सारे क्षेत्र अंग्रेजों को सुपुर्द कर देता है। जो चंबल नदी का उत्तरी प्रदेश था, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था, ये सारे क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हो जाते हैं। पेशवा जो पहले से ही शक्तिहीन था वह इन युद्धों के बाद और भी महत्वहीन हो जाता है और अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में बढ़ने लगता है। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो नाना फड़नवीस के बाद जो ये आपसी मतभेद था पेशवा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले के बीच, इन आपसी मतभेदों की वजह से ही मराठा कमजोर हुए या षड्यंत्र का शिकार हुए और अंग्रेजों को इंटरफेयर करने का मौका मिला, अपना वर्चस्व स्थापित करने का मौका मिला। तो जो सहायक संधि, जिस सहायक संधि से नाना फड़नवीस खुद को दूर रखे हुए थे, उसी सहायक संधि रूपी जंजीर ने मराठों को जकड़ लिया और इससे अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप खुद तो देखें ही, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।